हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो बाबा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं गेट एक्सेल 2019 लाइफ साइंसेस बॉटनी एग्जामिनेशन PYQs। तो टॉपिक देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है कि गेट के 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो कि बॉटनी सेक्शन के हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। ओके, नाउ क्वेश्चन देख के आप समझ गए होंगे कि ये टॉपिक कौन सा है। इकोलॉजी से लिया गया ये टॉपिक है, पिरामिड्स की बात कर रहे हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, आप सभी को आइडिया होगा। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है इन्वर्टेड पिरामिड। ओके, इन्वर्टेड पिरामिड। तो पिरामिड बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक अपराइट, ये जो फ्रंट वाला जो हमने बनाया है ये अपराइट पिरामिड है। ओके, जस्ट इसी को आप उल्टा कर देंगे तो ये इन्वर्टेड पिरामिड हो जाएगा कुछ इस शेप में। ओके, तो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर किसमें पाया जाता है? वो ग्रासलैंड, डेजर्ट, पॉन्ड या पैरासिटिक। सो अगर आपने इकोलॉजी पढ़ी है तो आपको आइडिया होगा कि इसका आंसर करेक्ट स्टेटमेंट जो होगा वो पैरासिटिक फॉरेस्ट में पाया जाता है। इन्वर्टेड पिरामिड जो होता है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर बेसिकली जो होता है वो पैरासिटिक फॉरेस्ट में पाया जाता है। नाउ चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है इकोलॉजिकल पिरामिड और पिरामिड के टाइप क्या होते हैं और किस तरह से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है उसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। किसी इकोसिस्टम में किस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है। हालांकि यहाँ पे लिखा गया है क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स कि जब आप ये पिरामिड बनाते हैं तो एक ग्राफ के थ्रू ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, आप इससे ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम किस तरह से अपने इकोसिस्टम के साथ रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। ओके, इट शोज द फ्लो ऑफ एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम। किसी इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो, किसी इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो किस तरह से होता है उसको दिखाने के लिए हम इकोलॉजिकल पिरामिड का यूज करते हैं। तो हमें दो बातें समझ में आ गई इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में कि पिरामिड का यूज करके हम डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में होने वाले एनर्जी फ्लो को बता सकते हैं। सेकेंड थिंग ये कि ये ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम के बीच का रिलेशनशिप दिखाता है। क्लियर? नाउ अब यहाँ पे ये एक टर्म दिया गया है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर की बात कर रहा है, मतलब ये कि नंबर के बेसिस पे आप पिरामिड को इन्वर्टेड शेप में कहाँ पे पाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर कौन सा पिरामिड ऐसा होगा, किस इकोसिस्टम में पिरामिड जो होगा वो इन्वर्टेड होगा। तो बेसिकली इसका आंसर पैरासिटिक होता है, हमने जब अभी डिस्कस किया। बट ये क्यों होता है और दूसरे कौन से पिरामिड है जो अलग अलग इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड ऑफ नंबर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो इससे क्या समझ में आता है कि एक पिरामिड के थ्रू हम किसी इकोसिस्टम में किसी ऑर्गेनिज्म का अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे हम उसके नंबर बता सकते हैं, उसका बायोमास बता सकते हैं, उसका एनर्जी बता सकते हैं। ओके, एनर्जी फ्लो को बता सकते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या निकला कंक्लूजन में कि हम किसी पिरामिड के थ्रू, इकोलॉजिकल पिरामिड के थ्रू नंबर, बायोमास एंड फ्लो ऑफ एनर्जी को बता सकते हैं। ओके, तो चलिए थोड़ा और डिटेल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से अपराइट पिरामिड और किस तरह से इन्वर्टेड पिरामिड को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि यहाँ पे 2 तरह के पिरामिड होते हैं, एक अपराइट पिरामिड होता है और एक इन्वर्टेड पिरामिड होता है। ठीक, क्लियर? ये जो अपराइट पिरामिड दिया है ये बायोमास का दिया है और वो किसके लिए है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। और यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके,
तो चलिए पहले ये फर्स्ट वाले को देखते हैं, देन हम सेकंड वाले पे अपने क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन के आंसर को हम जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अगर फर्स्ट में हम देखेंगे तो इस तरह से किसी इकोसिस्टम में इस तरह से पिरामिड बनाया जाता है, इसको हम अपराइट पिरामिड बोलते हैं। ओके, इसमें होता क्या है कि जिस तरह से इकोसिस्टम में हमें पता है फूड चेन में सबसे पहले क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, देन कंज्यूमर होता है और देन कार्निवोरस होता है। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी कंज्यूमर है, यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर है और यहाँ पे टॉप कार्निवोर है। इस तरह से किसी इकोसिस्टम में फूड चेन चलती है। तो उसी फूड चेन को हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दे रहे हैं जिसको हम पिरामिड बोल रहे हैं, जहाँ पे हम एट द बेस प्रोड्यूसर को रखते हैं, देन उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, देन उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन टॉप कंज्यूमर। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि यहाँ पे देखिए जो बेस है, ये फर्स्ट वाला जो हमारा बेस है ये ब्रॉडन है, जबकि यहाँ पे टॉप जो है वो एकदम कैसा पॉइंटेड है। तो मतलब ये कि यहाँ पे जो भी होगा, नंबर की बात करें, पिरामिड ऑफ नंबर, यानी कि नंबर को हम नंबर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ज्यादा होगा, फिर यहाँ पे कम होगा, फिर यहाँ पे और कम होगा और यहाँ पे सबसे कम होगा। मतलब ये कि बेस पे प्रोड्यूसर ज्यादा होते हैं, कंज्यूमर टॉप पे जो होते हैं कार्निवोर या टॉप कंज्यूमर जो होते हैं वो कम होते हैं। तो इस तरह के पिरामिड को हम बोलते हैं अपराइट पिरामिड, जहाँ पे बेस में नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म ज्यादा हो या नंबर ऑफ बायोमास ज्यादा हो, ओके, या तो एनर्जी फ्लो ज्यादा हो, एनर्जी सबसे ज्यादा हो। ओके, मतलब ज्यादा से लेके हम कम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस तरह के जो पिरामिड होते हैं वो अपराइट होते हैं। और हमने पैरामीटर कौन कौन से लिए हैं, नंबर का लिया है, बायोमास का लिया है और किसका लिया, एनर्जी का लिया है। ठीक, तो एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह से इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो या बायोमास का फ्लो चलता रहता है। लेकिन इसी के अपोजिट जब आप यहाँ पे बात करोगे इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर, नंबर ऑफ पिरामिड जो होता है वो पैरासिटिक सिस्टम में क्या होता है, जहाँ पे पैरासाइट रहते हैं तो वहाँ पे ये चीजें उल्टी हो जाती हैं। वो कैसे, जस्ट से कि यहाँ पे एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर हमेशा नीचे होगा, ठीक है, और उसकी संख्या केवल एक है मान लो। ठीक, प्रोड्यूसर एक ट्री एक प्रोड्यूसर का काम करेगा, डेफिनेटली करेगा। अब बताइए उस ट्री पे बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट रहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है ना। इस बड़े से ट्री पे बहुत सारे छोटे छोटे प्राइमरी कंज्यूमर्स है। नाउ इन प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करने के लिए इससे ऊपर बड़े एनिमल्स पाए जा रहे हैं जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, और यहाँ पे इनका नंबर कम है, यहाँ पे और ज्यादा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमने अभी क्या बात किया कि प्रोड्यूसर्स जो होंगे वो बेस पे सबसे ज्यादा होंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, टॉप पे केवल एक ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रोड्यूसर एक है, बेस पे ही एक है, फिर यहाँ पे नंबर क्या है, बढ़ रहा है। तो पहले जो पिरामिड बनना था वो ऐसे बनना था, लेकिन अब पिरामिड कैसे बन रहा है, उल्टा बन रहा है। सॉरी, अब पिरामिड कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो जस्ट ये उल्टा बन रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, अपराइट पिरामिड, जहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूसर की संख्या कम होगी और कंज्यूमर की संख्या, जैसे ही हम ट्रॉपिक लेवल में बढ़ते जाएंगे तो कंज्यूमर्स की संख्या बढ़ती जाएगी। और ये एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है जो केवल पैरासिटिक के केस में पाया जाता है, किसमें, पैरासिटिक फॉरेस्ट में। तो आई होप कि आपको इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और इन्वर्टेड और उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, रेफाइड्स आर डिपॉजिट्स ऑफ। रेफाइड्स किसके डिपॉजिट्स होते हैं? तो इसका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, अगर आपको आता होगा तो आप बता देंगे और नहीं आता होगा तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो रेफाइड्स जो होते हैं बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट के एक्यूमुलेटेड सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट्स में एक्यूमुलेट होते हैं। ओके, और इनका मेन पर्पस जो होता है वो दो चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा होते हैं। पहला तो होता है डिफेंस, किसके काम आता है, डिफेंस के काम आता है। ओके, डिफेंस, और दूसरा क्या होता है, कैल्शियम स्टोरेज के काम आता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है रेफाइड्स। एक स्टेटमेंट दिया गया यहाँ पे कि रेफाइड्स आर शार्प नीडल शेप्ड क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। ओके, कैल्शियम ऑक्सलेट, ओह सॉरी ऑप्शन मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, रेफाइड्स आर डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। ओके, कैल्शियम ऑक्सलेट्स के डिपॉजिट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा, आपका आंसर आ गया। नाउ फाउंड इन द वेरियस टिश्यू इंक्लूडिंग लीव्स, रूट्स, शूट्स एंड द फ्रूट्स एक्सेट्रा। तो कहाँ कहाँ पे पाए जा सकते हैं, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लीफ में भी हो सकता है, रूट्स में भी हो सकता है, शूट्स, फ्रूट। क्लियर?
ऑफ वाइल्ड वेराइटी ऑफ प्लांट स्पीसीज, मतलब अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग ये पाए जा सकते हैं। एंड आर टिपिकली केप्ट इन अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड आइडियोब्लास्ट, यहाँ पे टी होगा आइडियोब्लास्ट। ओके, तो बेसिकली ये कहाँ पे पाए जाते हैं? आइडियोब्लास्ट में ये एक्यूमुलेटेड रहते हैं। ठीक, आइडियोब्लास्ट सेल्स में ये एक्यूमुलेटेड रहते हैं। ओके, अगर आप स्ट्रक्चर देखें निडल शेप जो हमने अभी बात किया रेफाइट्स का, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए निडल शेप स्ट्रक्चर है, ये निडल शेप स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से ये आइडियोब्लास्ट की सेल्स है और यहाँ पे निडल शेप स्ट्रक्चर में रेफाइट्स आपके पाए जाते हैं। ठीक, रेफाइट्स का सिग्निफिकेंट क्या है? देखिए, क्रिस्टल इंक्लूजन्स एज अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट हर्बीवोरी, हर्बीवोरी के अगेंस्ट है ना, जो हर्बीवोरस प्लांट्स, जो हर्बीवोरस एनिमल है उनसे बचने के लिए प्लांट्स इस तरह के क्या एक्यूमुलेटेड सब्सटेंसेस रखते हैं कैल्शियम के। ओके, द क्रिस्टल whether dirt or the raphites in the form also allow the plant to store the excess calcium in the form of the calcium oxalate so that the calcium can be remobilized if needed in the process of the calcium regulation। तो इसके दो फायदे हो गए। पहला हमारा सिग्निफिकेंस क्या होगा कि जब प्लांट को डिफेंस मैकेनिज्म चाहिए तो वो डिफेंस मैकेनिज्म देगा। ओके, सेकंड थिंग क्या कि कैल्शियम के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो जब कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी प्लांट को तो वो उस कैल्शियम को यूटिलाइज कर सकता है बिकॉज वो स्टोर फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक, क्लियर? तो आई होप कि आपको हमारा सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज शोज द बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल्स इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्टेम? ओके, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। लगभग सभी एग्जामों में किसी न किसी एग्जाम में, अल्टरनेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता रहता है, बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल्स। ओके, किसकी बात हो रही है? बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल्स। तो वास्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? बेसिकली सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ओके, तो प्लांट्स में, किसी भी प्लांट में वाटर और फूड के कंडक्शन के लिए जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। ओके, किसी भी प्लांट में वाटर और फ्रूट के कंडक्शन के लिए कुछ टिश्यूज, स्पेशल टिश्यूज पाए जाते हैं जिसे हम फ्लोएम और जाइलम बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोएम और जाइलम बोलते हैं। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक फ्लोएम बना हुआ है, यहाँ पे एक जाइलम बना हुआ है और बीच में ये एक लाइन खींची गई जो कि कैम्बियम है। ओके, तो ये तीन मेन स्ट्रक्चर जो होते हैं किसी प्लांट में पाए जाते हैं फूड और वाटर के कंडक्शन के लिए, तो उसे हम वास्कुलर बंडल बोलते हैं। नाउ एक स्पेशल टाइप का वास्कुलर बंडल की बात की जा रही है, बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल। ओके, तो बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल ऐसे वास्कुलर बंडल्स होते हैं जहां पे, अगर आप यहाँ पे देखिए कि डिफरेंट टाइप के वास्कुलर बंडल्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, कोलेटरल क्लोज्ड, कोलेटरल ओपन, बाइकोलेटरल, एम्फिक्राइबल, एम्फीवेसल, सिंपल। तो ये सारे टर्म्स हम देखेंगे, बट बिफोर दैट वी जस्ट नीड टू क्लियर आउट आवर क्वेश्चन सो दैट वी कैन गेट आवर एग्जैक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे देखिए बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल दिया हुआ है। तो बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल का मतलब होता है कि ये ग्रीन कलर देखिए, ग्रीन कलर के लिए क्या इंडिकेट किया जा रहा है? जाइलम। तो बीच में जाइलम हो और उसके दोनों साइड फ्लोएम हो। ये देखिए फ्लोएम है, ये भी फ्लोएम है, ये येलो कलर फ्लोएम दिखा रहा है। ओके, बीच वाला क्या दिखा रहा है? ये जाइलम दिखा रहा है, जबकि ये साइड वाले, ये येलो वाले फ्लोएम दिखा रहे हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ पे बीच में जाइलम हो, बीच में क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। ओके, बीच में क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा और दोनों साइड क्या हो जाएगा? फ्लोएम हो जाएगा। तो सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल्स। नाउ ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कुकुरबिटेसी का। किसका फीचर है? द ओनली एक्सेप्शनल फीचर ऑफ कुकुरबिटेसी। हालांकि इसके सिवा और भी कई जगह पाया जाता है, बट बेसिकली कुकुरबिटेसी इज द मोस्ट फेमस एग्जांपल जहां पे हर बार ये क्वेश्चन पूछता ही रहता है। ओके, तो ये आपको बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? कुकुरबिटेसी में पाए जाते हैं। नाउ अब इस अलग अलग वास्कुलर बंडल्स जो है उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं और टर्म्स जो दिए हैं उसको डिफाइन करते हैं, क्योंकि क्या पता अगली बार बाइकोलेटरल ना पूछ के कोलेटरल पूछ ले और उसका मीनिंग पूछ ले, है ना। तो अभी हमने बोला कि किसी प्लांट में वाटर और फूड के कंडक्शन के लिए क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम करके दो टिश्यू होते हैं। ओके, और बीच में यहाँ पे कैम्बियम होता है। ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है? ये फ्लोएम है।
फ्लोएम जो होता है वो पेरीफेरी में होता है। ये आप स्टेम का टीएस करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। ओके, और ये जाइलम है। तो जो बॉटनी बैकग्राउंड से रिलेटेड है उनको पता होगा, और जो नहीं है तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं, टीएस ऑफ स्टेम करेंगे और वहाँ पे वास्कुलर बंडल का अरेंजमेंट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिक यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ, ये एक वास्कुलर बंडल है जहाँ पे ये आउटर साइड में फ्लोएम और लोअर साइड में क्या है, जाइलम है। नाउ बीच में ये कैम्बियम है, बीच का जो स्ट्रक्चर है कैम्बियम है, ठीक। तो अगर ये कैम्बियम प्रेजेंट होगा, अगर ये कैम्बियम प्रेजेंट होता है किसी वास्कुलर बंडल में तो उसको हम ओपन बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन बोलते हैं। अगर ये कैम्बियम प्रेजेंट है तो, अगर ये कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना ओपन, और यहाँ पे अगर देखिए कैम्बियम नहीं है तो इसलिए क्लोज्ड। तो कैम्बियम अगर प्रेजेंट है तो उसको हम ओपन बोलेंगे, कैम्बियम अगर नहीं है तो उसको हम क्लोज्ड बोलेंगे। क्लियर? क्लोज का मतलब, ओपन का मतलब क्लियर हो गया। नाउ कोलेटरल की बात करते हैं। कोलेटरल क्या होता है? कोलेटरल का मतलब होता है कि जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस में प्रेजेंट है। ये देखिए ये जाइलम है, ये देखिए ये फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम क्या है, दोनों एक ही रेडियस पे प्रेजेंट है। तो जब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे प्रेजेंट हो तो उसको कंजॉइंट बोलते हैं, और जब फ्लोएम बाहर के साइड, जाइलम अंदर की साइड, ये देखिए फ्लोएम बाहर के साइड, जाइलम अंदर की साइड हो तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे, इसको कोलेटरल बोलेंगे, ठीक। कंजॉइंट का मतलब क्या है, जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही रेडियस में हो, और कोलेटरल का मतलब क्या है कि जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस में तो ही है, साथ ही साथ फ्लोएम का जो डायरेक्शन है वो आउटसाइड है, पेरीफेरी साइड में है, और जाइलम का जो है वो इनसाइड है। क्लियर? तो आपको ये दो टर्म क्लियर हो गए होंगे। ओके, चलिए कुछ बेसिक टर्म समझ लेते हैं जो हमारे लिए इस क्वेश्चन के बाद जरूरी रखते हैं। क्या है? इन बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल्स, in bicollateral vascular bundle the phloem is both outside and inside the xylem। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल में क्या होगा, हाँ, बाइकोलेटरल वास्कुलर जाइलम और फ्लोएम जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बीच में फ्लोएम होगा, अगल बगल क्या होगा, जाइलम होगा। सोलेनेसी या पोटैटो फैमिली, सोलेनेसी या पोटैटो फैमिली। क्लियर? ये देखिए यहाँ पे सोलेनेसी या पोटैटो फैमिली। एंड कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी क्यूकम्बर हमने अभी एग्जांपल दिया, और पोटैटो, इन दोनों में बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल पाया जाता है, ठीक। अभी मोनोकॉट में क्या होता है, जो फ्लोएम होता है वो सराउंडेड बाय जाइलम। मोनोकॉट में क्या है, फ्लोएम सराउंडेड बाय जाइलम एंड द जाइलम में सराउंड द फ्लोएम। कुछ भी हो सकता है कि जाइलम फ्लोएम को सराउंड किया हो या फ्लोएम जाइलम को सराउंड किया हो। ओके, तो ये इतनी बेसिक जानकारी जो हमें पता होनी चाहिए थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल। देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन उठाया है, प्लांट सेल वॉल से सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो बॉटनी वाले डेफिनेटली जो बॉटनी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनको आइडिया होगा। तो चलिए देखते हैं, और जिन जो बॉटनी बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं है तो उनको भी आइडिया हो जाएगा। ओके, सो ओनली सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड फाइब्रोइन। सेल्यूलोज पाया जाता है, हेमीसेल्यूलोज भी पाया जाता है, लेकिन ये फाइब्रोइन नहीं पाया जाता। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज पाया जाता है, लिग्निन हो सकता है लिग्निन पाया जाता हो। ओके, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ये स्ट्रक्चर जो है मोस्ट एक्यूरेट है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन सी है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ये जो होता है ये मेन कंपोनेंट है किसी भी सेल वॉल का। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन जो होता है वो मेन कंपोनेंट होता है। चलिए स्ट्रक्चर के थ्रू एनालाइज करते हैं किस तरह से हम सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, और सेल वॉल के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। तो प्लांट सेल वॉल आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर ये सीट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बेसिकली ये जो सीट बनी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सपोज एक पहले मैं आपको बेसिक ऐसे बता सकता हूँ, ऐसे बता देता हूँ इन जनरल। ओके, सपोज ये हमारा सेल वॉल है, ये हमारा सेल वॉल है। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेल वॉल है। इसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, इसी के अंदर या तो एक और लेयर बना देते हैं, जस्ट अ मिनट, एक और लेयर बना देते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। ओके, अभी और क्लियर हो जाएगा। जस्ट से ये हमारा आउटर वाला सेल वॉल है,
इसके इनर में क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, इसी से एसोसिएटेड होगा। यहाँ पे गैप नहीं होता जितना हमने दिया है, क्योंकि यहाँ पे बना नहीं पा रहे हैं। ओके, बट आप ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये दोनों एसोसिएटेड है, ऑलमोस्ट एसोसिएटेड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नीचे वाला स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसके ऊपर सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स है। तो सेल्यूलोज तो हमारा सेल वॉल में पाया जाता है, सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हो गए। अब इस माइक्रोफाइब्रिल्स पे क्रॉस लिंकिंग है ग्लाइकेंस की। ग्लाइकेंस जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होते हैं। ग्लाइकेंस क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होते हैं। तो सेल्यूलोज हो गया, देन यहाँ पे पैक्टिन हो गया। ओके, देन यहाँ पे क्या हो गया, पैक्टिन हो गया। तो सेल्यूलोज और पैक्टिन, क्लियर। और यहाँ पे मिडल लैमिला। ओके, तो हालांकि यहाँ पे हेमीसेल्यूलोज नहीं दिखाया गया, बट मोस्ट ऑब्वियस है कि यहाँ पे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन तीनों के तीनों पाए जाते हैं। और अगर आपको नहीं भी मिल रहा तो आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि दो चीजें तो आपकी बाय डिफॉल्ट क्लियर है कि सेल्यूलोज भी दिया गया है, पैक्टिन भी दिया गया है। तो वो केवल ऑप्शन सी में ही है। ओके ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। ओके, क्वेश्चन जो है हमारा वो नाइट्रोजन फिक्सेशन से है, नाइट्रोजन फिक्सेशन से। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं रूट नोड्यूल्स बने हैं जो कि सोयाबीन के हैं बेसिकली, है ना, ग्लाइसिन मैक्स जिसको सोयाबीन बोलते हैं। सोयाबीन रूट के स्ट्रक्चर दिया गया, रूट निकाला गया, और यहाँ पे देख सकते हैं आप छोटे छोटे क्या है, नोड्यूल फॉर्म हुए हैं, छोटे छोटे क्या हुए हैं, नोड्यूल फॉर्म हुए हैं। तो चलिए स्टेटमेंट की बात करते हैं, क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एरेबिक प्रोसेस। नाइट्रोजन फिक्सेशन एरेबिक प्रोसेस है, ऐसा इनका कहना है। और हमें पूछा गया इनकरेक्ट ऑप्शन। तो डेफिनेटली नाइट्रोजन फिक्सेशन एक एनाएरोबिक प्रोसेस है, क्योंकि अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई होता है तो वहां पे क्या होता है, नाइट्रोजनस एंजाइम में उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, उसकी फंक्शनल एक्टिविटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। इसलिए वहां पे लेग हीमोग्लोबिन करके एक मॉलिक्यूल पिगमेंट पाया जाता है जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को वहां से रिमूव कराता है। ओके, इस चीज का इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम आगे जस्टिफाई करेंगे, बट हमारा यहाँ से एक आंसर ये क्लियर हो जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो एक एनाएरोबिक प्रोसेस है, ना कि एरोबिक प्रोसेस है। याद रखिएगा, बैक्टीरियाज दोज आर इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन आर एरोबिक, बट द प्रोसेस ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एनाएरोबिक। मतलब ये कि जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं वो एरोबिक भी हो सकते हैं और एनाएरोबिक भी हो सकते हैं, लेकिन जो कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इज मस्ट बी एनाएरोबिक। ओके, हमने रीजन भी डिस्कस कर लेना हो। सेकेंड ऑप्शन है डाइनाइट्रोजिनेज कैटालाइजेस द रिडक्शन ऑफ द नाइट्रोजन टू अमोनिया। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है कि डाइनाइट्रोजिनेज एक एंजाइम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, उसका काम क्या है, वो रिडक्शन करता है नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने में। तो चलिए इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हैं। ओके, तो हमारा सेकेंड, पहले आप ये देख लीजिए नाइट्रोजिनेज के बारे में। नाइट्रोजिनेज जो होते हैं वो इनिबिटेड बाय O2। नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, वो इनिबिट हो जाता है O2 के थ्रू, इसलिए जो कंडीशन होती है हमारी वो एनाएरोबिक रखी जाती है। क्लियर क्लियर। और एग्जाम्पल एजेटोबैक्टर। ओके, एजेटोबैक्टर। नाउ हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसका जस्टिफिकेशन हम करते हैं। बोल रहा है कि डाइनाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो नाइट्रोजन से अमोनिया कन्वर्जन कराता है, रिडक्शन कराता है। ओके, तो ये हमारा देखिए डाइनाइट्रोजिनेज का कॉम्प्लेक्स है जो दो सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज और डाइनाइट्रोजिनेज। तो डाइनाइट्रोजिनेज एंजाइम जो वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, डाइनाइट्रोजिनेज और डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज। क्लियर। और इसकी फीचर क्या है कि इनएक्टिवेटेड बाय O2 इन द सेकेंड्स। ओके, तो मतलब ये कि O2 के प्रेजेंस में डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज क्या होता है, वो इनएक्टिवेट हो जाता है, और डाइनाइट्रोजिनेज जो होता है इनएक्टिवेटेड बाय O2 इन द मिनट्स, और डाइनाइट्रोजिनेज जो होता है वो मिनट में इनएक्टिव होता है। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, एंजाइम जो होता है दो कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना है, डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज एंड डाइनाइट्रोजिनेज। डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज जो है वो O2 की प्रेजेंस में सेकेंड में ही इनएक्टिवेट हो जाता है, और ये जो होते हैं वो कब होते हैं, थोड़ी देर बाद में होते हैं, मिनट में होते हैं। क्लियर, ये क्लियर हो गया। नाउ हमारे स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है,
नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या होता है अमोनिया। तो आप स्टेटमेंट देख सकते हैं कि डाई नाइट्रोजनेज जो होता है वो रिडक्शन कर रहा है, ओके, रिडक्शन कर रहा है, नाइट्रोजन से अमोनिया बन रही है, नाइट्रोजन से अमोनिया बन रही है। क्लियर क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ये स्टेटमेंट भी क्लियर हो जाता है। ओके, नाउ थर्ड स्टेटमेंट, रूट नोड्यूल्स आर फाउंड इन ग्लाइसिन मैक्स। यहाँ पे आप रूट नोड्यूल देख ही सकते हैं, पहले से ही मेंशन है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एनाएरोबिक प्रोसेस, इसके बारे में भी हम फर्स्ट स्टेटमेंट से वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये आंसर इनकरेक्ट होता है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, तो अगर आपने पिछले 2 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है हमारे साथ, तो आपको आइडिया आ गया होगा कि फोटोफॉस्फोराइलेशन पीएस फर्स्ट पीएस सेकेंड क्या है, पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड, ये दोनों के दोनों टॉपिक, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो लगभग हर बार पूछी जा रही है। ओके, हर बार पूछा जा रहा है, और वो भी कौन से, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो ये चीजें तो हमें क्लियर होनी ही चाहिए। नाउ हमारे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट की बात कर रहा है, इनकरेक्ट की बात कर रहा है, तो चलिए देखते हैं। एटीपी इज जनरेटेड विदाउट द कमिटमेंट फॉर्मेशन ऑफ NADPH। तो बोला जा रहा है कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है बिना NADPH फॉर्मेशन के। तो ये स्टेटमेंट जो है एब्सोल्युटली ट्रू है, एकदम सही स्टेटमेंट है कि जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है तो वहां पे NADPH का प्रोडक्शन नहीं होता, केवल और केवल 2 ATP मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द फोटोसिस्टम 1 टू साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। डेफिनेटली फोटोसिस्टम 1 से साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स में जाता है, डेफिनेटली ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। फोटोसिस्टम सेकेंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोसिस्टम सेकेंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बिल्कुल सही बात है कि फोटोसिस्टम फर्स्ट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में P700 जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है वो इन्वॉल्व होता है। फोटोसिस्टम सेकेंड जो होता है P680, P680 जिसको हम बोलते हैं वो नहीं इन्वॉल्व होता, केवल P700 ही इन्वॉल्व होता है। कौन सा इन्वॉल्व होता है, केवल P700 ही इन्वॉल्व होता है। क्लियर क्लियर हो गया, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो गलत स्टेटमेंट होगा वो कौन सा होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स व्हेन NADP प्लस एंड NADPH रेशियो इज हाई। इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, ये स्टेटमेंट ऐसे ही दे दिया गया। ओके, नाउ इस सभी स्टेटमेंट को हम थोड़े रिसोर्सेज के थ्रू वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम इसे और अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो कुछ बेसिक डिफरेंस दिए गए नॉन साइक्लिक और साइक्लिक के बीच में। ओके, और हमें पूछा क्या गया है साइक्लिक के बारे में, बट मैंने सोचा कि आपको यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया जाए सो दैट आपको और भी थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। साइक्लिक में बोला जा रहा है कि PS1 केवल एक्टिव होता है। ओके, ये देखिए केवल PS1 एक्टिव होता है, तो यहाँ से हमारा थर्ड स्टेटमेंट क्लियर हो जाता है कि PS सेकेंड पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। फोटोलिसिस ऑफ वाटर डज नॉट टेक प्लेस। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट है जिसे डिस्कस करना जरूरी है। जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है तो वहां पे वाटर की फोटोलिसिस होती है, क्योंकि आपको पता है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आते, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन के कंपनसेशन को पूरा करने के लिए क्या होता है, वाटर की फोटोलिसिस होती है और 2 इलेक्ट्रॉन वाटर से कंपनसेट किए जाते हैं। ओके, नाउ water is consumed, water is not consumed, yes water is not consumed, O2 does not liberated। यहाँ पे O2 लिबरेट नहीं होता है, साइक्लिक में O2 लिबरेट नहीं होता है, याद रखिएगा, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है और कभी भी पूछा जा सकता है। ओके, O2 लिबरेट नहीं होता। क्यों O2 लिबरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई जब वाटर की फोटोलिसिस ही नहीं हो रही है तो O2 कहाँ से लिबरेट होगा। ओके, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज P700। डेफिनेटली हमने देखा PS फर्स्ट में से ही आता है। ओके, नाउ इट इज नॉट अफेक्टेड बाय DCMU। DCMU एक इनिबिटर होता है। DCMU एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का इनिबिटर होता है, जो कि तो साइक्लिक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
साइक्लिक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता DCMU का, याद रखिएगा। हो सकता है कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से ही पूछ दे कि DCMU इज अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, साइक्लिक, फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक, बोथ या नन ऑफ दी अबव। तो वहां पे साइक्लिक को अफेक्ट नहीं करता, नॉन साइक्लिक को ही अफेक्ट करता है। ओके, इट इज फाउंड इन द बैक्टीरिया एंड द ग्रीन प्लांट्स। बैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट्स दोनों में पाया जाता है, जबकि ये जो है नॉन साइक्लिक केवल ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। मीन्स कि सभी ग्रीन प्लांट्स जो है उसमें नॉन साइक्लिक पाया जाता है, जबकि साइक्लिक जो है वो बैक्टीरिया में ही पाया जाता है। तो हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स में जो होते हैं दोनों फोटो सिस्टम चलते हैं, PS1 और PS2 दोनों चलते हैं। ओके, साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों चलते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में केवल साइक्लिक चलता है, बैक्टीरिया में केवल साइक्लिक चलता है। ठीक, NADPH+H इज ऑल्सो फॉर्म विद द ATP। और यहाँ पे हमने देखा, इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं कि NADPH का फॉर्मेशन होता है केवल कहाँ पे, नॉन साइक्लिक में, जबकि यहाँ पे देखिए केवल ATP फॉर्म होती है। क्लियर? तो ये कुछ जस्टिफिकेशन थे हमारे स्टेटमेंट के और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए, सो दैट इफ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम दिस पॉइंट सो यू गाइस कैन इजिली टैकल डाउन। ओके, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी में एक बेसिक ओवरव्यू समझ लेते हैं नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का, देन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो सपोज यहाँ से देखिए सनलाइट है, सनलाइट से हीट रेडिएट हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट है, फोटो सिस्टम फर्स्ट है। यहाँ पे लाइट आई तो फोटो सिस्टम जो है P700, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एसोसिएटेड एसेसरी पिगमेंट्स है, यहाँ पे मेन पिगमेंट भी है P700 में। तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइड हुए, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन एक्साइड हो जाएंगे तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो फियोफाइटिन होता है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, देन ये फेरेडॉक्सिन के पास जाएगा, फेरेडॉक्सिन के पास जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, फेरेडॉक्सिन से प्लास्टोक्विनोन एंड देन साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा, और साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स के जाने के बाद सीधे ये प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा। तो अब प्लास्टोसाइनिन से जाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन वापस से P700 कॉम्प्लेक्स में एंटर कर जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का लॉस यहाँ पे नहीं होता, इसलिए हम इसे साइक्लिक बोलते हैं, जबकि नॉन साइक्लिक को हम जेड स्कीम के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पाथवे जो होता है वो जेड लाइक मैनर में बनता है। ओके, नाउ पॉइंट आपको याद रखना है कि फेरेडॉक्सिन से प्लास्टोक्विनोन और प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोसाइनिन में जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तो ATP प्लस PI को जोड़ के ATP का फॉर्मेशन करते हैं। तो दो ATP का फॉर्मेशन होता है, प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोसाइनिन और फेरेडॉक्सिन से प्लास्टोक्विनोन जाते समय। क्लियर? तो आई होप कि इतनी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन के बाद काफी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्लांट टिश्यू कल्चर से, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द प्लांट सेल्स आर कंसिडर्ड टोटीपोटेंट। ओके, स्टेटमेंट दिया है प्लांट सेल्स जो होते हैं वो टोटीपोटेंट होते हैं, ऐसा कंसिडर किया जाता है। तो सवाल ये उठता है टोटीपोटेंट क्या है, बट चलिए लेट्स से आगे देखते हैं। द फिनोमिनन ऑफ मैच्योर सेल रिवर्टिंग टू द मेरिस्टेमेटिक स्टेट एंड फॉर्मिंग द अनडिफरेंशिएटेड कैलस टिश्यू इज कॉल्ड। ओके, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से है कि ऐसा कौन सा फिनोमिनन है जिसमें से मैच्योर सेल रिवर्टिंग टू द मेरिस्टेमेटिक स्टेट एंड फॉर्मिंग अनडिफरेंशिएटेड कैलस टिश्यू इज कॉल्ड। रीडिफरेंशिएशन ऑर्गेनोजेनेसिस, डिडिफरेंशिएशन रिकैल्सिट्रेंसी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है, डी डिफरेंशिएशन। मतलब क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप समझने की कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि सपोज यहाँ पे एक सेल था, सपोज यहाँ पे ये एक सेल है। ओके, ये मेरिस्टेमेटिक है, इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि ये एक नया कोई भी ऑर्गन बना सके। सपोज यहाँ पे इसने किडनी बना दिया। ओके, किडनी बना दिया, यहाँ से इसने ब्रेन बना दिया, यहाँ से इसने स्किन बना दिया। ओके, अलग अलग टिश्यूज ये बना पा रहा है, एक सेल जो है अलग अलग ये टिश्यूज बना पा रहा है, 3 टाइप के। नाउ यहाँ पे सपोज स्किन बन गई, ठीक, स्किन बन गई, यहाँ पे किडनी बन गई, यहाँ पे ब्रेन बन गया। नाउ अभी सपोज किडनी में कुछ डैमेज हुआ, किडनी में डैमेज हुआ तो अब किडनी को रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी। सपोज ये इतना पोर्शन, कुछ पोर्शन जो है, सपोज लेट्स से मैं बताता हूँ, जस्ट अ मिनट।
लेट से ये इतना पोर्शन जो है किडनी का लॉस हो गया, जिससे इतना पोर्शन लॉस्ट हो गया, तो अब वापस से किडनी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इस ये जो लॉस्ट पोर्शन है इसको रिकवर करना पड़ेगा। ओके, तो इस लॉस्ट पोर्शन को रिकवर करने के लिए किडनी क्या करेगी, किडनी क्या करेगी, वापस से अपनी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को एक्टिवेट करेगी। जो किडनी की मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी थी, ओके, उसे ये वापस एक्टिवेट करेगी और डी डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के थ्रू ये वापस से नए सेल्स बनाएगी, किडनी के सेल्स बनाएगी और एक तरीके से कंप्लीट वापस से वैसे ही किडनी बन जाएगी जैसे कि पहले थी, यानी कि वापस से इसी तरह से किडनी बन जाएगी, इसी शेप में आ जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम डी डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, जो क्वेश्चन हमारा अटका हुआ है, डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है ना, यही बात है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। सपोज यहाँ से एक ये सेल है, ओके, यहाँ से ये एक सेल है, ये सेल अब ये स्किन बना चुकी है, किडनी बना चुकी है। तो पहले ये सेल था, ये डिसाइड नहीं था, ये कैलस है, ये कैलस है, ये कैलस है, कैलस सेल है। तो ये कैलस है, कैलस जो होता है अनडिफरेंशिएटेड मास होता है, मतलब जिसका फेट डिफाइन ना हो। तो इस कैलस का फेट डिफाइन नहीं है, हमें पता नहीं कि कैलस आगे चल के क्या बनाएगा, लेकिन हमने ऐसा मीडियम दिए जिसकी वजह से क्या बनाया, टिश्यू बना लिया, किडनी बना लिया। तो एक अनडिफरेंशिएटेड सेल से डिफरेंशिएटेड सेल्स में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसका फेट क्या हो गया, डिफाइन हो गया। तो ऐसे सेल्स को एक कैलस है जो कि आगे चल के उसका फेट डिसाइड हो गया। फेट मतलब होता है क्या बनाने वाला है, तो हमें पता चल गया कि ये कैलस क्या बनाएगा, किडनी बनाएगा। ओके, तो इस तरह से हमें पता चल गया किडनी बनाएगा, तो अब ये डिफाइन हो गया, ये किडनी बन गई। लेकिन तो अब इसने आइडेंटिटी गेन कर ली ना कि ये किडनी है, अब इसने आइडेंटिटी गेन कर ली, किडनी है, मतलब ये अदर सेल से डिफरेंशिएट हो गया, ये अदर सेल से क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। कोई भी देख के बता सकता है ये किडनी है, मतलब ये डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर है। नाउ कुछ प्रॉब्लम आई, जैसा कि अभी हमने बात किया, कुछ प्रॉब्लम आई जैसे कि हमने बात किया कि ये पोर्शन लॉस्ट हो जाता है, ये कुछ पोर्शन क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है। तो अब इसको वापस इस पोर्शन को गेन करने के लिए अपनी आइडेंटिटी खोनी पड़ेगी, अपनी आइडेंटिटी खोनी पड़ेगी। और उसके बाद तो मतलब ये क्या हो जाएगा, अपनी आइडेंटिटी खो देगा, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, ये वापस से कैलस लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, वापस से ये क्या करेगा, कैलस लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। मतलब ये डिफरेंशिएटेड से अनडिफरेंशिएटेड हो जाएगा। पहले तो ये डिफरेंशिएटेड था, लेकिन इसने क्या किया, जब इस पोर्शन को गेन करना है तो वापस से क्या करेगा, पूरी की पूरी अपनी जो डिफरेंशिएटेड स्टेट था उसको लॉस करेगा और ये अनडिफरेंशिएटेड हो जाएगा। तो ये अनडिफरेंशिएशन की जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। ओके, डी डिफरेंशिएशन मतलब डी का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन लॉस हो गया, डिफरेंशिएशन लॉस हो गया और ये वापस से कैलस लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है। ओके, नाउ अब ये कैलस लाइक स्ट्रक्चर जो होगा अगेन प्रोलिफरेट करेगा, डिवाइड करेगा, तब तक डिवाइड करेगा जब तक कि नंबर ऑफ द सेल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ द कैलस जो हो जाएंगे वो एक्यूमुलेट नहीं हो जाएगा। और जैसे ही नंबर ऑफ द सेल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एक मैक्सिमम नंबर की सेल हमें मिल जाएगी, तो एक किडनी क्या करेगा, वापस से फॉर्म हो जाएगा, वापस से फॉर्म हो जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन मतलब वापस से डिफरेंशिएट कर गई। क्लियर, दो चीजें क्लियर हो गई। नाउ ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है, ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि एक अनडिफरेंशिएटेड सेल से, एक अनडिफरेंशिएटेड सेल से मतलब जिसकी एक ये पर्टिकुलर कैलस है, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो इस कैलस से डिफरेंट टाइप के फिक्स्ड स्ट्रक्चर का बनना, ऑर्गेन का बनना यानी ऑर्गेनोजेनेसिस। तो आई होप कि आपको ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ओके, और यहाँ पे चलिए, तो बेसिकली एक पॉइंट याद रखिएगा, मैं जिसके बारे में बार बार मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ, कैलस। कैलस जो होता है वो प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में हम उसे स्टेम सेल्स बोलते हैं, एनिमल सेल्स में हम उसे क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स बोलते हैं। क्लियर, कैलस जो होता है प्लांट सेल के लिए रिस्ट्रिक्टेड है और एनिमल सेल के लिए हम उसके स्टेम सेल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्टिलाइज एग है, एग जो है ये एडल्ट स्टेम सेल्स बना रहे हैं, डिफरेंट टाइप के स्टेम सेल्स बिल्कुल कैलस की तरह होते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो एक ये पर्टिकुलर ब्लू कलर का सेल देखिए, ये ब्लू कलर का सेल जो है अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स दे रहा है। ब्लू कलर का जो सेल्स है ये क्या कर रहा है, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, एक ट्रायंगल दे रहा है, एक सर्कुलर दे रहा है, एक
स्क्वायर दे रहा है, मतलब ये अलग अलग सेल्स बना सकते हैं। नाउ यही सेल्स जो है वापस से यही एडल्ट स्टेम सेल्स बना दे, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांस डिफरेंशिएशन। मतलब ये कि ऐसे सेल्स जो कि वापस से स्टेम सेल्स को बनाने की एक्टिविटी रखते हो। देखिए ये डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या हो रहा है, वापस से एडल्ट स्टेम सेल्स बना पा रहा है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेनेटर सेल्स। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांस डिफरेंशिएशन। ओके, ये देखिए, अब इसको देखिए, ये एक सेल है जो कि डिफरेंशिएट हो चुका है, ये एक सेल है जो कि डिफरेंशिएट हो चुका है ना, वापस से ये क्या हो रहा है, अपनी एक्टिविटी लॉस कर रहा है, अपनी एक्टिविटी लॉस करके पुराने स्टेट में आ जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। ओके, इसको हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। और जो फर्दर अपने सेल फेट को एक अनफर्टिलाइज एग, फर्टिलाइज एग से एक डिफरेंट टाइप के सेल को बनाना इज डिफरेंशिएशन। ओके, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक यही केस जो होता है प्लांट में पाया जाता है, जब कोई सेल को जब हम स्ट्रेस देते हैं, अंडर स्ट्रेस में देते हैं, तो डिफरेंट टाइप की प्रोसेस दिखाता है। या तो उसका सेल डेथ हो सकता है, या तो वो डिफरेंशिएटेड सेल्स जो होगी वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में बन जाएगी, डी डिफरेंशिएशन भी हो सकता है। ये सारे रिस्पॉन्स हो सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्लाइफॉस्फेट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड। ओके, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है ये प्लांट बायोटेक का क्वेश्चन है। ओके, प्लांट बायोटेक का क्वेश्चन है जिसमें बॉटनी को इंक्लूड किया गया है। ग्लाइफॉस्फेट जो होता है एक पोटेंट हर्बिसाइड होता है। ग्लाइफॉस्फेट जो है वो एक पोटेंट हर्बिसाइड है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। अपॉन एप्लीकेशन टू लीफ इट इज ट्रांसलोकेटेड टू द मेरिस्टेमेटिक एरिया एंड अंडरग्राउंड राइजोम बाय। मतलब ये पूछा जा रहा है कि जब आप ग्लाइफॉस्फेट को आप किसी प्लांट की लीफ पे डालो तो वो किसके थ्रू राइजोम तक पहुंचता है। फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक एरिया टू राइजोम इट इज यूजुअली ट्रांसलोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर फ्लोएम है। तो अगर ये आपको पता होगा तो डायरेक्टली पता होगा, नहीं पता तो नहीं पता। ओके, तो ये एक सिंपल सी बात थी, बट सिर्फ इतना ही नहीं है ग्लाइफॉस्फेट के बारे में, हमें इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला कि ग्लाइफॉस्फेट जो होता है एक पोटेंट क्या है, हर्बिसाइड है। ये क्या है, हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड का मतलब क्या होता है, जो अनवांटेड हर्ब्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। मतलब हर्बिसाइड को बढ़ने से रोकेगा। ओके, हर्बिसाइड को बढ़ने से रोकेगा। हर्बिसाइड्स क्या करते हैं, बेसिकली प्लांट के साथ कम्पीट करते हैं, हमारे क्रॉप के साथ कम्पीट करते हैं और उनकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, हर्बिसाइड्स को हटाने की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए क्या है, हर्बिसाइड को हटाने की जरूरत पड़ती है। तो इस हर्बिसाइड को हटाने के लिए एक ग्लाइफॉस्फेट रेजिस्टेंस प्लांट बनाया जाता है। ग्लाइफॉस्फेट रेजिस्टेंस प्लांट बनाया जाता है। मतलब कि बेसिकली इस ग्लाइफॉस्फेट रेजिस्टेंस प्लांट कैसे बनाते हैं, देखिए ग्लाइफॉस्फेट जो होता है जीपी, ओके, इसको हम बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं राउंड अप। इसको हम क्या जानते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। राउंड अप, ग्लाइफॉस्फेट को हम किस नाम से जानते हैं, राउंड अप्स के नाम से जानते हैं। और यही राउंड अप जो होता है ये इनहिबिटर होता है एक एंजाइम का, जिसको हम बोलते हैं ईपीएसपीएस। ईपीएसपीएस क्या बोलते हैं, ईपीएसपीएस। जरा ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमने बोला कि ग्लाइफॉस्फेट जो होता है, कुछ बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन। ग्लाइफॉस्फेट जो होता है वो एक हर्बिसाइड है, मतलब वो हर्ब्स की प्रोडक्शन, हर्ब्स की जो सिंथेसिस है हर्बिसाइड को बढ़ने से रोकेगा। और ये ग्लाइफॉस्फेट किसका इनहिबिटर होता है, ईपीएसपीएस। ईपीएसपीएस क्या करते हैं, ईपीएसपीएस जो होते हैं एक ऐसे एंजाइम है जो कि वाइफ को बनाते हैं। ओके, किसको बनाते हैं, वाइफ का मतलब है 3 एरोमेटिक एमिनो एसिड, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फेनिलैलेनिन। ओके, तो ये किसको बनाते हैं, ईपीएसपीएस जो एंजाइम होते हैं वो सिक्मिक एसिड पाथवे के थ्रू वाइफ को बनाते हैं, ट्रिप्टोफैन, फेनिलैलेनिन एंड टायरोसिन। क्लियर, ये 3 एमिनो एसिड को बनाते हैं। तो नाउ होता क्या है, आप देख सकते हैं सिक्मिक एसिड पाथवे के थ्रू हर एक प्लांट में ईपीएसपीएस एंजाइम बनता है और वो एमिनो एसिड, एरोमेटिक एमिनो एसिड को बनाता है।
लेकिन जैसे ही आप ग्लाइफॉस्फेट का ट्रीटमेंट देंगे तो ये EPSPS को ब्लॉक कर देगा। जब ये EPSPS को ब्लॉक कर देगा तो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स बनेंगे नहीं, और जब एमिनो एसिड्स बनेंगे नहीं, एरोमेटिक एमिनो एसिड, एसेंशियल एमिनो एसिड, तो जब ये बनेंगे नहीं तो प्लांट का सर्वाइवल जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इस तरह से जो हमारे नॉर्मल प्लांट है, ग्लाइफॉस्फेट रेजिस्टेंस प्लांट है, उनमें हम EPSPS का म्यूटेंट बना देते हैं। उसमें हम EPSPS का म्यूटेंट बना देते हैं जिससे कि EPSPS एंजाइम के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। जो हमारे EPSPS रेजिस्टेंस प्लांट होंगे उसमें हम EPSPS को म्यूटेंट करा देंगे, तो वहां पे क्या होगा, EPSPS के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, और इस तरह से हमारा इसमें नॉर्मल प्लांट में जो रेजिस्टेंट प्लांट है उसमें क्या होता है, एमिनो एसिड की सिंथेसिस चलती रहेगी, लेकिन जो नॉर्मल प्लांट है जिसपे EPSPS का म्यूटेंट नहीं कराया गया तो प्लांट क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। वो प्लांट क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इस तरह से ग्लाइफॉस्फेट एक्शन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ ए स्पीसीज हैज 2n = 16 क्रोमोसोम्स, द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम पर सेल इन अ डबल मोनोसोमिक इंडिविजुअल वुड बी। नाउ क्वेश्चन जो है जेनेटिक्स का है, कुछ पोर्शन जेनेटिक्स का है। ओके, इजी है, चलिए ट्राई करते हैं। बोला क्या जा रहा है, एक केस दिया गया है डबल मोनोसोमी, जेनेटिक्स प्लस म्यूटेशन, बेसिकली जो है क्रोमोसोमल एब्रेशन की बात करते हैं, डबल मोनोसोमिक इंडिविजुअल। ओके, कुछ केस स्टडी आपको करनी पड़ेगी, इसके लिए कुछ टर्म्स आपको पता होने चाहिए। ओके, तो कुछ टर्म्स पहले देख लेते हैं, देन उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, डबल मोनोसोमी की बात की जा रही है यहाँ पे, किसकी बात की जा रही है, डबल मोनोसोमिक कंडीशन। ओके, तो पहले तो पता होना चाहिए मोनोसोमी क्या है ना, फिर इसके बाद डबल मोनोसोमी आएगा। तो बेसिकली होता क्या है, ये क्रोमोसोमल एब्रेशन है। क्रोमोसोमल एब्रेशन का मतलब क्या है, म्यूटेशन हुआ क्रोमोसोम में जिसकी वजह से क्या हो गया, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ गया। क्या हुआ, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ गया। क्रोमोसोम के किसमें चेंज आया, नंबर में। तो जब नंबर में चेंज आता है, इसमें जब नंबर में चेंज आएगा तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, है ना। मतलब ये कि प्लॉइडी लेवल चेंज हो जा रही है तो उसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। ठीक, क्रोमोसोमल नंबर में चेंज आएगा तो यहाँ पे एक टर्म है नलीसोमी। नलीसोमी का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा होमोलोगस पेयर ही गायब हो जाए। देखिए, आपको पता है, सपोज मैं बोलूँ कि क्रोमोसोम नंबर 1 है, सपोज एक सेल है, उसमें ह्यूमन सेल है जिसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 होंगे, डेफिनेटली 46 होंगे। हर एक क्रोमोसोम का 23 जो होते हैं वो किससे आते हैं, मदर से आते हैं, 23 जो होते हैं फादर से आते हैं। मतलब हर एक क्रोमोसोम का एक कॉपी प्रेजेंट होता है, मतलब एक और एक की 2 कॉपी प्रेजेंट होगी, एक और एक 2 होंगे, मतलब कि क्रोमोसोम नंबर 1 जो है उसकी एक कॉपी एक्स्ट्रा पड़ी होगी। हर एक सेल का यही हाल होता है, एक मदर से आता है, एक फादर से आता है। ये बेसिक है जो हमें पता है। ओके, नाउ मैं बोल रहा हूँ या हम बोल रहे हैं, नलीसोमी वो केस है जिसमें ये दोनों के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम ही गायब हो जाए, दोनों के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम ही लॉस हो जाए म्यूटेशन के बाद। तो इस तरह के केस को हम क्या बोलते हैं, नलीसोमी बोलते हैं। हालांकि इसे हम और आगे डिटेल में समझेंगे, बट यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। नलीसोमी का मतलब ये है कि होमोलोगस पेयर जो होते हैं दोनों के दोनों कॉपी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n-2। 2n जो था वो नॉर्मल था, डिप्लॉइडी स्टेट थी, उसमें से 2 क्रोमोसोम चले गए, इसलिए इसको हम बोले 2n-2। ठीक, और इसी को डबल मोनोसोमी भी बोलते हैं कि पहले एक पेयर, एक सेट गायब हो, फिर जाके दूसरा गायब हो। सपोज यहाँ पे अगर 2 क्रोमोसोम है, एक ही, सपोज ये क्रोमोसोम नंबर 1 है ना, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसकी 2 कॉपी थी, तो पहले एक ये गायब हुआ, देन बाद में ये भी गायब हो गया। तो मतलब दोनों गायब हो गए, लेकिन सीक्वेंशियली गायब हुए, पहले एक गायब हुआ फिर दूसरा गायब हुआ। तो इस तरह से हम बोलते हैं डबल मोनोसोमी। मतलब मोनोसोमी मतलब 2 बार गायब हुआ। ठीक है, और नलीसोमी का मतलब पूरा का पूरा नल हो गया, दोनों के दोनों नल हो गए, दोनों के दोनों गायब हो गए, इसलिए नलीसोमी बोला जा रहा है। एक एक करके गायब हो रहा है। एक अगर 2n-1 होता, 2n-1 होता तो ये मोनोसोमी होता, लेकिन डबल मोनोसोमी बोल रहा है, मतलब 2 बार गया है,
तो 2n माइनस वन। ओके, तो यहाँ पे n का नंबर कितना दिया ना। अब इतनी जानकारी काफी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इतनी जानकारी काफी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो बोला जा रहा है कि 2n इक्वल टू कितना है, 2n इक्वल टू कितना है 16, 2n इक्वल टू कितना है 16, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, n इक्वल टू 8 होगा डेफिनेटली, n इक्वल टू 8 होगा, 8 हो गया। नाउ इस फॉर्मूले में बिठाओ, डबल मोनोसोमी की बात कर रहा है, इस फॉर्मूले में बिठाओ, तो फॉर्मूले में बिठाओगे तो 2n, n की जगह पे 8 रखो, तो 2 8 16, -1 15 और -1 14, तो कितना क्रोमोसोम होगा 14 क्रोमोसोम आ जाएगा। कितना क्रोमोसोम होगा 14 आ जाएगा। इंडिविजुअल वुड बी 14 क्रोमोसोम। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। ठीक, पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये एक जो टॉपिक एनुप्लॉइडी का जो कॉन्सेप्ट है, एनुप्लॉइडी नलिसोमी है ना, इसको हम क्रोमोसोमल एब्रेशन के अंदर पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर बार किसी न किसी एग्जाम में रेपिटेडली पूछा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि नलिसोमी क्या होता है, मोनोसोमी क्या होता है, डबल मोनोसोमी क्या होता है। क्लियर? चलिए थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। हालांकि सारी बातें हो चुकी हैं, बट यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज यहाँ पे डिप्लॉयड एक सेल है जिसके अंदर 4 क्रोमोसोम है, 1 2 3 4, और हमने बात किया है कि हर एक क्रोमोसोम के डबल पेयर होते हैं। एक मदर से आया, एक फादर से आया, एक मदर से आया, एक फादर से आया, क्रोमोसोम 3, मदर फादर। ठीक, ये सारी चीजें हैं। नाउ हम बोल रहे हैं एनुप्लॉइडी। एनुप्लॉइडी में हमने क्या बोला था कि पूरा का पूरा कंप्लीट पेयर ही गायब हो जाए, एक पेयर गायब हो जाती है। ये देखिए, ये पेयर चौथा नंबर का पूरा पेयर इसमें गायब हो चुका है। 2n-2 जिसका फॉर्मूला है, 2n-2 इसका फॉर्मूला है। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई, नलिसोमी क्लियर हो गया। अब मोनोसोमी है ना, किसी एक पेयर से, किसी होमोलोगस पेयर से केवल एक ही सेट गायब हो। तो ये देख रहे हैं, एक बच गया, क्रोमोसोम नंबर 4 में से एक पेयर बच गया, दूसरा गायब हो गया। तो 2n ओरिजिनल स्टेट थी, में से एक चला गया। डबल मोनोसोमी मतलब कि 2 बार गया है। तो देखिए डबल मोनोसोमी। ओके, नाउ डबल मोनोसोमी में आप देखेंगे एक चीज आपको पता चलेगी कि ये देखिए, एक सेट जो है 4 नंबर में से गया है क्रोमोसोम, और दूसरे से कहां से गया है, 3 से गया है। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम डबल मोनोसोमी, मतलब कि अलग अलग क्रोमोसोम से गया है। ठीक, नाउ ट्राइसोमी का मतलब क्या है, एक ऐड हो गया है। ये देखिए यहाँ पे 4 नंबर के क्रोमोसोम में एक ऐड हो गया है। टेट्रासोमी में क्या है, 2 ऐड हो गया है, 2n+2। नाउ डबल टेट्रासोमी में क्या हो जाएगा, ये देखिए डबल टेट्रासोमी मतलब 2 बार ऐड हुआ है। तो एक क्रोमोसोम नंबर 3 में भी ऐड हो गया है और एक क्रोमोसोम नंबर 4 में भी एक सेट ऐड हो गया है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है एनुप्लॉइडी का ये क्लियर हो चुका होगा। एग्जाम्पल्स जो है मोस्ट फेमस है, आपको पता होना चाहिए। मोनोसोमी मेज में पाई जाती है, मेज में मोनोसोमी पाई जाती है, ट्राइसोमी धतूरा में पाया जाता है, और टेट्रासोमी जो होता है आई थिंक वीट में पाया जाता है। आई थिंक इसको चेक कर लीजिएगा जरा। ओके, टेट्रासोमी किस में पाई जाती है। क्लियर? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है इसको हम हमारे नेक्स्ट सेशन में लाएंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जितना अभी तक बताया, डिस्कस किया, वो क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको अपना फेवरेट टॉपिक कोई पढ़ना हो तो आप वो भी बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसे अच्छे से समझाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।